यूजीसी नेट JRF परीक्षा दिसंबर 2020 व जून 2021, 25/11/2021 का हल प्रश्न पत्र। विषय वाणिज्य। प्रश्न संख्या 1। किसी नए ऋण या शेयर के निर्गम में निरपवाद रूप से डैश के रूप में प्लवन लागत शामिल होती है। 1 विधिक शुल्क, 2 प्रशासनिक खर्च, 3 दलाली, 4 अभिगोपन, 5 जोखिम प्रीमियम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1, 2, 4 और 5, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 1, 2, 3 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1, 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या 2। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट ए प्रतिरक्षक अर्थात हेजर्स, बी भारत में वित्तीय डेरिवेटिव, सी अंतरपणनकर्ता, डी कमोडिटी फ्यूचर का उद्भव। सूची सेकंड 1 ओसाका, 2 बढ़ी हुई चपलता, 3 वाणिज्यिक उत्पादक, 4 जोखिम रहित लाभ। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए A1, B4, C2, D3, विकल्प बी A3, B2, C4, D1, विकल्प सी A4, B3, C1, D2, विकल्प डी A2, B1, C3, D4। सही उत्तर है विकल्प बी A3, B2, C4, D1। प्रश्न संख्या 3। प्रशिक्षण के लिए आवश्यक मूल्यांकन तकनीकी के रूप में फोकस समूह और सहयोगी उपकरणों के प्रयोग के निम्नलिखित नुकसान हैं। 1 आयोजन में अधिक समय लेने वाला, 2 जटिल या विवादास्पद विषयों जिनका अन्वेषण करने में कोई व्यक्ति अक्षम हो या वो अनिच्छुक हो के लिए अनुप्रयोगी, 3 अपूर्वानुमानित विषयों का अन्वेषण करने के लिए प्रश्नों में परिवर्तन किया जा सकता है, 4 समूह के सहायक केवल वही जानकारी प्रदान करते हैं जो वे समझते हैं कि आप जिसे सुनना चाहते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1, 2, विकल्प बी केवल 2, 3, विकल्प सी केवल 1, 4, विकल्प डी केवल 3, 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1, 4। प्रश्न संख्या 4। द्विपद बंटन जिनमें n बराबर 30, q बराबर 0.7 है के लिए माध्य और विचरण किसके बराबर होगा। विकल्प ए 21 और अंडर रूट 6.3, विकल्प बी 9 और अंडर रूट 6.3, विकल्प सी 9 और 6.3, विकल्प डी 21 और 6.3। सही उत्तर है विकल्प सी 9 और 6.3। प्रश्न संख्या 5। संगठनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया के निम्नांकित चरणों को क्रमवार व्यवस्थित करें। 1 प्रस्तावित परिवर्तन पर विस्तृत विचार, 2 समस्या अथवा मुद्दे के बारे में वैकल्पिक दृष्टिकोण विकसित करना और विस्तृत सूचना संग्रहण, 3 विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन और एक प्रस्ताव तैयार करना, 4 परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में बोलना, 5 प्राप्त लक्षणों के अंतर्हित मुख्य कारणों की खोज। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 4, 5, 2, 1, 3, विकल्प बी 4, 1, 5, 2, 3, विकल्प सी 1, 5, 4, 3, 2, विकल्प डी 2, 5, 4, 1, 3। सही उत्तर है विकल्प बी 4, 1, 5, 2, 3। उत्तर की व्याख्या। सुव्यवस्थित संगठनात्मक परिवर्तन प्रक्रिया के चरण। 1 परिवर्तन कारकों को पहचानना, 2
परिवर्तन की आवश्यकता को पहचानना। 3. समस्या को परिभाषित करना। 4. आवश्यक परिवर्तनों के लिए योजना बनाना। 5. वास्तविक कारकों का विश्लेषण करना। 6. परिवर्तनों को क्रियान्वित करना। 7. समीक्षा एवं अनुगमन करना। प्रश्न संख्या 6. प्रतिभूतिकरण के माध्यम से निधियां जुटाने के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? 1. गैर पारंपरिक स्रोतों से पूंजी जुटाना। 2. वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों हेतु आमदनी बढ़ाना। 3. वित्त पोषण के संसाधनों का विविधीकरण। 4. वित्त पोषण लागत कम करने की क्षमता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1, 3 और 4। विकल्प बी केवल 2, 3 और 4। विकल्प सी केवल 3, 4। विकल्प डी केवल 1, 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2, 3 और 4। उत्तर की व्याख्या। प्रतिभूतिकरण द्वारा कोष संग्रहण के प्रमुख कारण। 1. कोष संग्रहण लागत को न्यून करने के लिए। 2. निगमीय जोखिमों को कम करने हेतु। 3. कोष स्रोतों का विविधीकरण करने हेतु। 4. ऋण समता अनुपात को न्यूनतम दिखाने हेतु। प्रश्न संख्या 7. ऋण वसूली न्यायाधिकरणों अर्थात DRT के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण वसूली के निम्नलिखित चरणों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। 1. उसे संबंधित परिसंपत्तियों या संपत्तियों में कार्य करने या उन्हें हटाने पर रोक लगाना जब तक कि आवेदन पत्र की सुनवाई न हो। 2. आवेदक या बैंक द्वारा निर्दिष्ट संपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों की विशिष्ट जानकारी का खुलासा करने के लिए उसे निर्देश देना। 3. 30 दिनों के अंदर कारण बताना कि बैंक को छूट क्यों न दी जाए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 2, 1, 3। विकल्प बी 1, 2, 3। विकल्प सी 2, 3, 1। विकल्प डी 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प डी 3, 2, 1। प्रश्न संख्या 8. धारा 17(1) के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे व्यक्ति में सम्मिलित किया जाता है? 1. अविभाजित हिंदू परिवार। 2. कंपनी। 3. प्रतिष्ठान। 4. व्यक्ति। 5. स्थानीय प्राधिकार। 6. व्यक्तियों का संघ। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1, 3, 4, 6। विकल्प बी केवल 3, 4, 5, 6। विकल्प सी केवल 2, 4, 5, 6। विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 9. प्रबंधन के सिद्धांत निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। 1. प्रबंधकीय क्षमता को बढ़ाना। 2. सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करना। 3. प्रबंधकों को प्रशिक्षित करना। 4. शोध में सुधार करना। 5. भौतिक और मानव संसाधनों के बीच समन्वय करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1 और 5। विकल्प बी केवल 2 और 4। विकल्प सी केवल 2, 3 और 4। विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। उत्तर की व्याख्या। प्रबंधकीय सिद्धांतों की महत्ता या उपादेयता। 1. संस्था के भौतिक, वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों में प्रभावी समन्वय स्थापित करने में सहायक। 2. प्रबंधकीय क्षमता एवं कुशलता को बढ़ाने में सहायक। 3. प्रबंध के स्वभाव को गहराई के साथ समझने में सहायक। 4. सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। 5. प्रबंधकों को शोध एवं अनुसंधान में मदद करना।
पृष्ठ संख्या 183। प्रश्न संख्या 10। गैर प्रतिचयन भूलें निम्नलिखित में से किन कारणों से हो सकती हैं? 1. आंकड़ा संग्रहण में प्रयुक्त अस्पष्ट परिभाषाएं। 2. आंकड़ा संग्रहण की त्रुटिपूर्ण विधि। 3. समष्टि को अपूर्ण रूप से शामिल किया जाना। 4. प्रश्न सूची में की गई गलत प्रविष्टि। 5. जनगणना अध्ययन से बचने के लिए समष्टि के हिस्से का ही प्रेक्षण किया जाता है और इसकी आशा की जाती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1, 2, 3 और 4। विकल्प बी केवल 1, 3, 4 और 5। विकल्प सी केवल 2, 3, 4 और 5। विकल्प डी केवल 1, 2, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1, 2, 4 और 5। उत्तर की व्याख्या। गैर निदर्शन त्रुटियों के कारण। 1. प्रशिक्षित एवं दक्ष शोध कार्मिकों एवं अनुसंधानकर्ताओं की कमी। 2. विषय सामग्री की पुनरावृत्ति। 3. पक्षपातपूर्ण प्रश्नोत्तरी। 4. गलत या त्रुटिपूर्ण सूचनाएं। 5. तथ्य प्रविष्टि के समय त्रुटियां आदि। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक नेताओं की विशेषता नहीं है? विकल्प ए व्यक्तिगत ध्यान देता है, प्रत्येक कर्मचारी के साथ व्यक्तिगत व्यवहार करता है। विकल्प बी उत्तरदायित्वों को त्याग देता है, निर्णय करने से बचता है। विकल्प सी तभी दखल देता है जब मानकों का पालन नहीं किया जाता है। विकल्प डी प्रयासों के बदले पारितोषिक को प्रदान करता है। सही उत्तर है विकल्प ए व्यक्तिगत ध्यान देता है, प्रत्येक कर्मचारी के साथ व्यक्तिगत व्यवहार करता है। उत्तर की व्याख्या। व्यवहारिक नेता ऐसा नेता जो कार्मिकों को कार्य के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार एवं दंड की अवधारणा का अनुसरण करते हैं, व्यवहारिक नेता कहलाते हैं। नियामक संरचनाओं पर बल देने वाले ये नेता अल्पकालीन लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं। व्यवहारिक नेताओं के प्रमुख उदाहरण हैं बिल गेट्स, एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस आदि। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन सा देश या क्षेत्र विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? विकल्प ए चीन। विकल्प बी रूस। विकल्प सी ईरान। विकल्प डी ताइवान। सही उत्तर है विकल्प सी ईरान। उत्तर की व्याख्या। निम्नलिखित 14 राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन के सदस्य नहीं हैं। उत्तर कोरिया, अरुबा, एरिट्रिमा, किरिबिती, कोसोवा, मार्शल आइलैंड्स, मिक्रोनेशिया, मोनाको, नारू, तुवालू, सेंट मार्टिन, पालो, सैन मैरिनो, द प्लेस्टिनियन टेरिटोरीज। प्रश्न संख्या 13। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 यदि फर्म गैर आनुपातिक रूप से शक्तिशाली है तो बाजार की अग्रणी फर्म आगे बढ़कर बाजार के 2/3 हिस्से पर अपना अधिकार जमा लेती है, जबकि अनुगामी फर्म केवल बाजार के 1/3 हिस्से पर अधिकार प्राप्त कर पाती है। कथन 2 हावी अर्थात प्रबल रणनीति अपनाने की जगह सहयोगात्मक नीति अपनाने से अल्पाधिकारिक फर्मों का निष्पादन बेहतर होता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प ए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 14। किसी श्रृंखला के प्रत्येक मान में से k को घटा दिया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विकल्प ए चतुर्थक विचलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विकल्प बी
चतुर्थक विचलन के गुणांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विकल्प सी, निम्न और उच्च चतुर्थक मान प्रत्येक में k की वृद्धि हो जाती है। विकल्प डी, विसरण चतुर्थक गुणांक में वृद्धि हो जाती है। सही उत्तर है विकल्प बी, चतुर्थक विचलन के गुणांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 15, बाजार व्यवहार्यता अध्ययन के निम्नांकित चरणों को क्रमवार व्यवस्थित करें। 1. लागत और अनुमानित बिक्री राजस्व पर आधारित सम विच्छेद बिंदु और विक्रय परिमाण की संगणना करते हुए। 2. विक्रम पूर्वानुमान, मांग अनुमान और प्रतिस्पर्धी विश्लेषण पर आधारित। 3. लक्षित बाजार में मांग अनुमान, भिन्न कीमत स्तरों पर। 4. बाजार खंड की आवश्यकता पूर्ति की लागत का अनुमान। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 2, 3, 4 और 1। विकल्प बी 3, 2, 4 और 1। विकल्प सी 2, 4, 1 और 3। विकल्प डी 3, 2, 1 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी 3, 2, 4 और 1। उत्तर की व्याख्या। बाजार व्यवहार्यता अध्ययन की चरणबद्ध प्रक्रिया। 1. मांग और आपूर्ति से संबंधित संघटकों को सुनिश्चित करना। 2. अध्ययन के लिए आवश्यक सूचनाओं को संग्रहित करना। 3. समंक संकलन और विश्लेषण विधियों को सुनिश्चित करना। 4. वित्तीय लागत की गणना करना। 5. वर्तमान वस्तु स्थिति की समीक्षा करना। 6. क्रियान्वयन स्तर को प्रारंभ करना। 7. अनुगमन करना। प्रश्न संख्या 16, जीएसटी द्वारा निम्नलिखित में से किन करों को प्रस्थापित किया गया है? सही कोड सूचित करें। 1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क। 2. सेवा कर। 3. विज्ञापनों पर कर। 4. उत्पाद शुल्क भेषज व प्रसाधन संपाक। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1, 2 और 4। विकल्प बी केवल 1 और 2। विकल्प सी केवल 2, 3 और 4। विकल्प डी केवल 3 और 4। उत्तर की व्याख्या। कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि प्रश्न के विकल्पों में उल्लिखित सभी करों केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय को वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी से पुनर्स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेसल सेकंड के अंतर्गत पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए विचारित जोखिम के संबंध में सही है? विकल्प ए साख जोखिम, ब्याज दर जोखिम और विदेशी विनिमय मुद्रा जोखिम। विकल्प बी साख जोखिम, बाजार जोखिम और प्रचालनगत जोखिम। विकल्प सी साख जोखिम, राजनीतिक जोखिम और देश संबंधी जोखिम। विकल्प डी साख जोखिम, ब्याज दर जोखिम और राजनीतिक जोखिम। सही उत्तर है विकल्प बी साख जोखिम, बाजार जोखिम और प्रचालनगत जोखिम। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किसके संबंध में मूल्य वृद्धि का आय संबंधी प्रभाव इसके प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है? विकल्प ए हीन वस्तुएं। विकल्प बी गिफेन वस्तुएं। विकल्प सी सामाजिक परिस्थिति की प्रतीक वस्तुएं। विकल्प डी नष्ट होने योग्य वस्तुएं। सही उत्तर है विकल्प बी गिफेन वस्तुएं। उत्तर की व्याख्या। निम्न स्तरीय वस्तुएं या गिफेन गुड्स ऐसी वस्तुओं के मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है और जैसे जैसे उपभोक्ताओं की आय बढ़ती है वैसे वैसे वे इन वस्तुओं की मांग कम कर देते हैं। उदाहरणार्थ मोटा अनाज, वनस्पति घी, ब्रेड, चावल, गेहूं आदि ऐसी वस्तुओं को घटिया अथवा हीन वस्तुओं के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रश्न संख्या 19, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा
उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए, किसी जहाज का स्वामी ए उसे छल से समुद्र योग्य बताकर अभिगोपक बी को जहाज का बीमा करने को प्रेरित करता है। कारण आर, बी पॉलिसी की निरस्तता प्राप्त कर सकता है क्योंकि संविदा अधिनियम के अंतर्गत कपटपूर्ण गलत बयानी के चलते ये कपट है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है विकल्प ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 20, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट ए वास्तविक सुपुर्दगी, बी रचनात्मक सुपुर्दगी, सी प्रतीकात्मक सुपुर्दगी, डी सुपुर्दगी। सूची सेकंड, 1 विक्रेता द्वारा क्रेता को माल का कब्जा दिलाने के माध्यम को प्रदान करना। 2 विक्रेता द्वारा क्रेता को माल के कब्जे की भौतिक सुपुर्दगी। 3 विक्रेता से क्रेता तक माल के कब्जे का वैच्छिक अंतरण। 4 माल पर कब्जा रखने वाले तीसरे व्यक्ति द्वारा स्वीकारोक्ति की वो क्रेता की ओर से और उसके लिए माल को रखेगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प A1, B4, C2, D3। विकल्प बी, A3, B2, C4, D1। विकल्प सी, A4, B3, C1, D2। विकल्प डी, A2, B4, C1, D3। सही उत्तर है विकल्प डी, A2, B4, C1, D3। उत्तर की व्याख्या। सुपुर्दगी के प्रकार। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2(2) के अनुसार सुपुर्दगी से अभिप्राय एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा से माल के हस्तांतरण से है। प्रायः सुपुर्दगी को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 1 वास्तविक सुपुर्दगी, जब विक्रेता द्वारा क्रेता को भौतिक रूप से वस्तु सौंपी जाती है तो उसे वास्तविक सुपुर्दगी कहा जाता है। 2 संकेतात्मक सुपुर्दगी, जब विक्रेता द्वारा क्रेता को माल की सुपुर्दगी भौतिक रूप से न करके माल के अधिकारों का हस्तांतरण किया जाता है तो ऐसी सुपुर्दगी का संकेतात्मक सुपुर्दगी कहा जाता है। उदाहरणार्थ, बाइक या साइकिल की चाबी सौंपना, रेलवे रसीद सौंपना, गोदाम की चाबी देना आदि। 3 रचनात्मक सुपुर्दगी, इस प्रकार की सुपुर्दगी में माल का वास्तव में भौतिक आदान प्रदान नहीं किया जाता है बल्कि क्रेता द्वारा माल की सुपुर्दगी या प्राप्ति मान ली जाती है। ऐसा माल विक्रेता या क्रेता के एजेंट के पास या अन्य किसी तृतीय पक्षकार के पास होता है और क्रेता उसकी सुपुर्दगी स्वीकार कर लेता है। पृष्ठ संख्या 184। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकल्प ए, पूंजी बाजार मध्य और दीर्घकालिक निधियों के लिए एक बाजार है। विकल्प बी, GDRUS बैंक द्वारा जारी पराक्राम्य विपत्र है। विकल्प सी, भारत में अनेक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर का व्यापार करती हैं। विकल्प डी, ऐसी प्रतिभूतियां जो विभिन्न स्टॉक विनियमों पर सूचीबद्ध हैं जिनका वहां व्यापार किया जा सकता है को सूचीबद्ध प्रतिभूतियां कहा जाता है। सही उत्तर है विकल्प बी, GDRUS बैंक द्वारा जारी पराक्राम्य विपत्र है। उत्तर की व्याख्या। ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद, ये रसीदें विदेशी मुद्रा में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए निरंतर लोकप्रिय बनती जा रही हैं।
इनका उपयोग उस समय किया जाता है जब कोई कंपनी अनिवासी निवेशकों से धन जुटाना चाहती है। ऐसी रसीदें ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों की ओर से जारी की जाती हैं। अंशों एवं बॉन्ड्स की तरह से जीडीआर को भी विनिमय साध्य विलेख मानते हुए खरीदा व बेचा जा सकता है। प्रश्न संख्या 22। हाल की संधिवार्ता के अनुसार जुलाई 2020 से नेफ्टा का स्थान कौन लेगा? विकल्प ए देशों का क्वाड समूह, विकल्प बी यूएसएमसीए, विकल्प सी शंघाई सहयोग संगठन, विकल्प डी para अटलांटिक संगठन। सही उत्तर है विकल्प बी यूएसएमसीए। उत्तर की व्याख्या। नाफ्टा के स्थान पर यूएसएमसीए का प्रतिस्थापन। सन 1992 में गठित और जनवरी 1994 से क्रियान्वित नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को द यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट के नाम से पुकारा जाता है, जो जुलाई 2020 से प्रभावी बन चुका है। प्रश्न संख्या 23। एक सिक्के को और पासे के जोड़े को एक साथ उछाला जाता है। इस प्रयोग के संभावित परिणाम की कुल संख्या कितनी है? विकल्प ए 12, विकल्प बी 72, विकल्प सी 36, विकल्प डी 24। सही उत्तर है विकल्प बी 72। उत्तर की व्याख्या। संभावित परिणामों की कुल संख्या 72 होगी, क्योंकि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो संभावित परिणाम 2 आते हैं, और जब 2 पासों को उछाला जाता है तो संभावित परिणाम 6 का वर्ग आ सकते हैं, और जब दोनों एक सिक्का और 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है तो संभावित परिणाम निम्नानुसार हो सकते हैं: 2 गुणा 6 का वर्ग अथवा 2 गुणा 36 बराबर 72। प्रश्न संख्या 24। शोध प्रस्ताव के निर्माण के निम्नलिखित चरणों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1. शोध समस्या को परिभाषित करना। 2. प्राक्कल्पना का निर्माण। 3. साहित्य की समीक्षा। 4. आंकड़ों का संग्रहण। 5. शोध अभिकल्प। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1, 2, 3, 4, 5, विकल्प बी 1, 5, 2, 3, 4, विकल्प सी 1, 5, 3, 4, 2, विकल्प डी 1, 3, 2, 5, 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 3, 2, 5, 4। उत्तर की व्याख्या। शोध प्रस्ताव के क्रमिक चरण। 1. शोध समस्या को परिभाषित करना। 2. साहित्य की समीक्षा करना। 3. परिकल्पना का निर्माण करना। 4. प्राथमिक और अथवा द्वितीयक समंकों को संग्रहित करना। 5. संग्रहित समंकों का संपादन करना। 6. समंकों का वर्गीकरण एवं सारणीयन करना। 7. शोध समंकों का विश्लेषण करना। 8. शोध समंकों का निर्वचन करना। 9. शोध निबंध की तैयारी करना। प्रश्न संख्या 25। कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको कार्य में सम्मिलित नहीं किया जाता है? विकल्प ए सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, विकल्प बी इंटीग्रेटेड सर्किट के लेआउट प्रतिरूप, विकल्प सी ध्वनि रिकॉर्डिंग, विकल्प डी एक नाटकीय कार्य। सही उत्तर है विकल्प बी इंटीग्रेटेड सर्किट के लेआउट प्रतिरूप। उत्तर की व्याख्या। एकस्व अधिनियम अर्थात कॉपीराइट एक्ट 1957 के अनुसार वर्ग मत के अंतर्गत निम्नांकित को सम्मिलित किया जाता है: मौलिक संगीत कार्य, मौलिक नाट्य कार्य, मौलिक साहित्यिक कार्य, इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, टैबलेट, डाटाबेस आदि भी सम्मिलित हैं, मौलिक कलात्मक कार्य, फोटोग्राफी, पेंटिंग, ड्राइंग आदि, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, श्रव्य एवं दृश्य रिकॉर्डिंग आदि। प्रश्न संख्या 26। यदि दिए गए आंकड़ों के समुच्चय के प्रत्येक मान को
4 से भाग दिया जाता है तो ये कार्ल पियर्सन वैषम्य गुणांक को कैसे प्रभावित करेगा? विकल्प ए, ये गुणांक के मान को 1/4 कम कर देगा। विकल्प बी, ये गुणांक के मान को 4 गुना बढ़ा देगा। विकल्प सी, इससे वैषम्य गुणांक का मान अप्रभावित रहेगा। विकल्प डी, परिवर्तन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सही उत्तर है विकल्प सी, इससे वैषम्य गुणांक का मान अप्रभावित रहेगा। प्रश्न संख्या 27, यू आकार का दीर्घकालिक औसत लागत वक्र किन अवधारणाओं पर आधारित है? 1. श्रम का बृहत्तर विभाजन और विशेषज्ञता बड़ी फर्मों में होती है। 2. निर्गम के विभिन्न स्तरों पर उत्पादन की न्यूनतम लागत। 3. निर्गम के लघु स्तरों पर परिमाण मूलक सुलाभ होती है। 4. फर्म के बड़े हो जाने पर इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना अधिक कठिन हो जाता है। 5. निर्गम के बृहत्तर स्तर पर परिमाण मूलक अलाभ। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, केवल 1, 2 और 3। विकल्प बी, केवल 2, 3 और 4। विकल्प सी, केवल 2, 3, 4 और 5। विकल्प डी, केवल 1, 3, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प डी, केवल 1, 3, 4 और 5। प्रश्न संख्या 28, समामेलन समायोजन खाते का प्रयोग निम्नलिखित के अभिलेखन के लिए होता है। विकल्प ए, हस्तांतरित कंपनी की बही में पूंजी रिजर्व। विकल्प बी, हस्तांतरित कंपनी की बही में सामान्य रिजर्व। विकल्प सी, हस्तांतरित कंपनी की बही में वैधानिक रिजर्व। विकल्प डी, हस्तांतरित कंपनी की बही में राजस्व रिजर्व। सही उत्तर है विकल्प सी, हस्तांतरित कंपनी की बही में वैधानिक रिजर्व। उत्तर की व्याख्या। समामेलन समायोजन खाता, ये खाता सदैव डेबिट शेष दर्शाता है और इसे तुलन पत्र के दायित्व पक्ष की ओर संचय एवं आधिक्य शीर्षक में दिखाया जाता है। इस खाते का सृजन तब किया जाता है जब वैधानिक संचयों में कुछ राशि को सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित बाजार संरचनाओं को उत्पादों की मूल्य लोच के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1. पूर्ण प्रतिस्पर्धा। 2. एकाधिकार। 3. एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा। 4. अल्पाधिकार। 5. द्वयाधिकार। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, 3, 4, 5, 2, 1। विकल्प बी, 2, 5, 4, 3, 1। विकल्प सी, 3, 5, 4, 1, 2। विकल्प डी, 1, 3, 4, 5, 2। सही उत्तर है विकल्प बी, 2, 5, 4, 3, 1। प्रश्न संख्या 30, आयकर प्रदान करने के बाद किसी साझेदारी व्यवसाय के शुद्ध लाभ पिछले 5 वर्षों में क्रमशः ₹80,000, ₹1,00,000, ₹1,20,000, ₹1,25,000 और ₹2,00,000 थे। व्यवसाय में लगाई गई पूंजी ₹10 लाख है और प्रतिफल की सामान्य दर 10% है। यदि 10% पर 5 वर्षों के लिए ₹1 की वार्षिकी का वर्तमान मान 3.7907 लगभग है तो वार्षिकी विधि के आधार पर ख्याति का मूल्य होगा। विकल्प ए, ₹2500 लगभग। विकल्प बी, ₹79,225 लगभग। विकल्प सी, ₹94,770 लगभग। विकल्प डी, ₹2,25,000 लगभग। सही उत्तर है विकल्प सी, ₹94,770 लगभग। उत्तर की व्याख्या। ख्याति की गणना। 1. औसत लाभ की गणना। वर्ष 1 लाभ 80,000, वर्ष 2 लाभ 1,00,000, वर्ष 3 लाभ 1,20,000, वर्ष 4 लाभ 1,25,000, वर्ष 5 लाभ 2,00,000।
कुल लाभ बराबर ₹6,25,000। औसत लाभ बराबर 6,25,000 बटे 5 वर्ष बराबर ₹1,25,000। 2. अधिलाभ की गणना। अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस शुद्ध लाभ बराबर ₹1,25,000 माइनस ₹1,00,000। 10 लाख पर 10% बराबर ₹25,000। 3. ख्याति बराबर अधिलाभ गुणा वार्षिकी का वर्तमान मान बराबर ₹25,000 गुणा 3.7907 बराबर ₹94,767.5 या ₹94,770। प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में से सूचना टेक्नोलॉजी अधिनियम का कौन सा सार सत्य कथन नहीं है? विकल्प ए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की कानूनी मान्यता। विकल्प बी अचल संपत्ति के विक्रय या परिवहन के लिए या ऐसी संपत्ति में अभिरुचि के लिए कोई संविदा। विकल्प सी डिजिटल हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता। विकल्प डी साइबर अपराधों के लिए न्याय अवसर्जन तंत्र। सही उत्तर है विकल्प बी अचल संपत्ति के विक्रय या परिवहन के लिए या ऐसी संपत्ति में अभिरुचि के लिए कोई संविदा। प्रश्न संख्या 32। यदि मापनी प्राचल R इज ग्रेटर देन 1 से अधिक है तो CES उत्पादन प्रकार्य क्या दर्शाता है? विकल्प ए मापनी पर द्रासात्मक प्रतिफल। विकल्प बी मापनी पर नियत प्रतिफल। विकल्प सी मापनी पर ऋणात्मक प्रतिफल। विकल्प डी मापनी पर बढ़ते हुए प्रतिफल। सही उत्तर है विकल्प डी मापनी पर बढ़ते हुए प्रतिफल। प्रश्न संख्या 33। जब मांग सुस्त हो और बाजार प्रतिस्पर्धी हो तो फर्म निम्नलिखित में से किस मूल्यन विधि का पालन करती है? विकल्प ए बाजार छेदन मूल्य निर्धारण। विकल्प बी मांग आधारित मूल्य निर्धारण। विकल्प सी सीमांत लागत मूल्य निर्धारण। विकल्प डी मथन मूल्य निर्धारण। सही उत्तर है विकल्प सी सीमांत लागत मूल्य निर्धारण। पृष्ठ संख्या 185। प्रश्न संख्या 34। ऋण क्षमता आकलन हेतु नकदी प्रवाह उपागम में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। इन चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1. चूक होने की संभावना पर बर्दाश्त करने की सीमा विनिर्दिष्ट करना। 2. फर्म के अनुमानित कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए नकदी प्रवाह से संभावित वितरण का आकलन करना। 3. ऋण के विभिन्न स्तरों से जुड़े ब्याज भुगतान और मूलधन पुनर्भुगतान के माध्यम से नियत प्रभारों की गणना करना। 4. ऋण के उच्चतम स्वीकार्य स्तर के रूप में फर्म की ऋण क्षमता का आकलन करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 4 3 1 2। विकल्प बी 1 2 3 4। विकल्प सी 2 3 4 1। विकल्प डी 4 1 3 2। सही उत्तर है विकल्प बी 1 2 3 4। प्रश्न संख्या 35। इनमें से किसको सेवा सूचना प्रक्रियन अर्थात इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज में वर्गीकृत किया जा सकता है? विकल्प ए कानूनी सेवाएं। विकल्प बी स्वास्थ्य संबंधी देखभाल। विकल्प सी शिक्षा। विकल्प डी प्रबंधन परामर्श। सही उत्तर है विकल्प ए कानूनी सेवाएं। प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में से कौन सा NBFC के अंतर्गत प्रदान की गई सेवा नहीं है? विकल्प ए पट्टा संबंधी सेवाएं। विकल्प बी आधुनिकीकरण का क्रियान्वयन। विकल्प सी परिसंपत्ति प्रबंधन सेवाएं। विकल्प डी पारस्परिक लाभ वित्त सेवाएं बैंक। सही उत्तर है विकल्प बी आधुनिकीकरण का क्रियान्वयन। उत्तर की व्याख्या। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्य सेवाएं गतिविधियां।
1. पट्टा वित्तीयन, 2. खुदरा वित्तीयन, 3. साहस पूंजी सेवाएं, 4. परिसंपत्ति प्रबंधन सेवाएं, 5. पारस्परिक लाभ वित्तीय सेवाएं, 6. किराया क्रय सेवाएं, 7. बीमा व्यवसाय सेवाएं, 8. व्यापार वित्त सेवाएं, 9. चिट व्यवसाय सेवाएं, 10. आधारिक संरचना वित्तीय सेवाएं आदि। प्रश्न संख्या 37। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के कार्यकलापों पर नियंत्रण के कारण बताए गए हैं। 1. ये बैंक साख निर्माण के माध्यम से धनापूर्ति करके मुद्रास्फीति को बढ़ावा देते हैं। 2. इन बैंकों की वजह से कभी कभी बैंक विफल हो जाते हैं, जिससे जमाकर्ताओं का ब्याज डूब जाता है। 3. ये उच्च ब्याज दर लगाकर उधारकर्ता सरकारों को ऐसे ऋणग्रस्तता में डाल देते हैं जिनकी व्यवस्था नहीं हो पाती। 4. वे मेजबान सरकार की ऋण आवंटन नीति का पालन नहीं करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 4 3 1 2, विकल्प बी 1 2 3 4, विकल्प सी 2 3 4 1, विकल्प डी 4 1 3 2। सही उत्तर है विकल्प बी 1 2 3 4। प्रश्न संख्या 38। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट ए बोनस अंश, बी डीमैट अंश, सी अधिकार निर्गमन, डी श्रम समता अर्थात स्वेट इक्विटी अंश। सूची सेकंड 1. वर्तमान अंशधारकों को अतिरिक्त नए अंश खरीदने का आमंत्रण। 2. वर्तमान सदस्यों को निशुल्क निर्गमन किया जाता है। 3. किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों या निदेशकों को जानकारी नो हाउ प्रदान करने के लिए छूट पर निर्गमित अंश। 4. इलेक्ट्रॉनिक रूप वाले शेयर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए A1 B4 C2 D3, विकल्प बी A3 B2 C4 D1, विकल्प सी A4 B3 C1 D2, विकल्प डी A2 B4 C1 D3। सही उत्तर है विकल्प डी A2 B4 C1 D3। प्रश्न संख्या 39। भारत के निर्माण उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अधिकतर रहा है। विकल्प ए संसाधन के वास्ते, विकल्प बी कार्यक्षमता के वास्ते, विकल्प सी बाजार के वास्ते, विकल्प डी निर्यातोन्मुख। सही उत्तर है विकल्प सी बाजार के वास्ते। प्रश्न संख्या 40। इनमें से कौन सा उपभोक्ता के लिए सही है? विकल्प ए उपभोक्ता विवेकी होते हैं और समान रूप से सोचते हैं। विकल्प बी संस्कृति एवं समाज का उपभोक्ताओं के विचारों एवं अनुभवों से संबंध होता है। विकल्प सी उपभोक्ताओं को प्रेरित किया जा सकता है कि वे विक्रेता के इच्छानुसार संदेश में विश्वास करें एवं आत्मसात करें। विकल्प डी उपभोक्ता अपने विचार एवं व्यवहार की व्याख्या कर सकते हैं। सही उत्तर है विकल्प बी संस्कृति एवं समाज का उपभोक्ताओं के विचारों एवं अनुभवों से संबंध होता है। प्रश्न संख्या 41। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट स्कंद नियंत्रण की विधियां। ए JIT सिस्टम, बी ABC विश्लेषण, सी FSND विश्लेषण, डी VED विश्लेषण। सूची सेकंड व्याख्या। 1. वस्तुओं को उनकी प्रयोग दर के आधार पर आरोही क्रम में विभक्त कर श्रेणीकृत करना। 2. वस्तुओं को उनके महत्वपूर्ण प्रयोग के आधार पर विभक्त कर श्रेणीकृत करना। 3. समान सूची सामानों का प्रयोग किए जाने के मात्र कुछ घंटे पहले विनिर्माण स्थल पर पहुंचती है। 4. सामान्य सूची की वस्तुओं को उनके उपयोग
मूल्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए A1, B4, C2, D3। विकल्प बी A3, B2, C4, D1। विकल्प सी A4, B3, C1, D2। विकल्प डी A3, B4, C1, D2। सही उत्तर है विकल्प डी A3, B4, C1, D2। उत्तर की व्याख्या। स्कंद नियंत्रण की महत्वपूर्ण विधि। स्कंद नियंत्रण के लिए निम्नांकित तकनीकों को प्रयुक्त किया जाता है। अ ब स वर्गीकरण विधि। इस विधि में संपूर्ण स्कंद मदों को निम्न प्रकार से 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। स्कंद मदें अ वर्ग यात्रा 10%, मूल्य 70%। स्कंद मदें बा वर्ग यात्रा 20%, मूल्य 20%। स्कंद मदें सा वर्ग यात्रा 70%, मूल्य 10%। सर्वाधिक नियंत्रण अ वर्ग की वस्तुओं पर रखा जाता है। जस्ट इन टाइम। ये विधि न्यूनतम स्कंद रखने की मान्यता पर आधारित है, अर्थात आने पर ही माल तैयार किया जाता है या कहीं से खरीदा जाता है। परिणामतः स्कंद रखने की लागत कम होने के साथ साथ स्कंद में पूंजी भी नहीं फंसती है, किंतु इस विधि के कारण आदेश लागत बढ़ने की संभावना रहती है। वेड विश्लेषण विधि। इस विधि में सभी स्कंद मदों को 3 भागों में बांटकर नियंत्रण के उपाय अपनाए जाते हैं। 1 अति महत्वपूर्ण मदें, 2 आवश्यक मदें, 3 ऐच्छिक मदें। SDE विधि। SDE विधि में भी संपूर्ण स्कंद सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित करते हुए उनके स्वभावानुसार नियंत्रण के प्रयास किए जाते हैं। 1 दुर्लभ वस्तुएं, 2 कठिन वस्तुएं, 3 सुलभ वस्तुएं। FSN विधि। FSN विधि में भी निम्नांकित ढंग से वस्तुओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। F फास्ट मूविंग आइटम्स, S स्लो मूविंग आइटम्स, N नॉन मूविंग आइटम्स। प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से क्या सामान्य मांग वक्र की अधोगामी ढाल को स्पष्ट करता है? 1 मूल्य परिवर्तन का आय प्रभाव, 2 मूल्य परिवर्तन का प्रतिस्थापन प्रभाव, 3 उपभोक्ता का उपयोगिता को अधिकतम बढ़ाने वाला व्यवहार, 4 उपभोक्ता का जोखिम से भागने वाला व्यवहार। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी केवल 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 1, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 43। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेल करें। सूची फर्स्ट ए संभाव्यता वितरण, बी द्विपद बंटन, सी उच्च ज्यामितीय वितरण, डी एक समान वितरण। सूची सेकंड 1 सिग्मा बराबर अंडर रूट बी माइनस क्यू का होल स्क्वायर बटे 12। 2 सिग्मा बराबर अंडर रूट सिग्मा p इंटू एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। 3 सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट एन पी क्यू। 4 सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू n1 अपॉन n, n2 अपॉन n, n माइनस स्मॉल n अपॉन n माइनस 1। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए A1, B4, C2, D3, विकल्प बी A3, B2, C4, D1, विकल्प सी A4, B3, C1, D2, विकल्प डी A2, B3, C4, D1। सही उत्तर है विकल्प डी A2, B3, C4, D1। पृष्ठ संख्या 186। प्रश्न संख्या 44।
निम्नलिखित में से किन उद्यमों के लिए 1/4/2001 से प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधियों के लिए AS3 परिशोधित लेखांकन मानक अनिवार्य हो गया है? विकल्प ए, वाणिज्यिक, औद्योगिक और व्यवसाय रिपोर्ट करने वाले उद्यम जिनका कारोबार लेखांकन अवधि के लिए ₹50 करोड़ से अधिक का हो। विकल्प बी, वे उद्यम जिनके ऋण या इक्विटी प्रतिभूतियां किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध न हों। विकल्प सी, सभी उद्यम जिनका कारोबार ₹2 करोड़ से अधिक का हो। विकल्प डी, केवल बैंकिंग और बीमा। सही उत्तर है विकल्प ए, वाणिज्यिक, औद्योगिक और व्यवसाय रिपोर्ट करने वाले उद्यम जिनका कारोबार लेखांकन अवधि के लिए ₹50 करोड़ से अधिक का हो। उत्तर की व्याख्या। लेखा मानक 03 या AS03। इस लेखा मानक का संबंध रोकड़ प्रवाह, आगमन एवं निर्गमन से है और इसके अनुपात में ही रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है। इस मानक के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण निम्नांकित 3 भागों में विभाजित करते हुए तैयार किया जाना चाहिए। पहला, संचालनात्मक गतिविधियां। दूसरा, विनियोग गतिविधियां। तीसरा, वित्तीय गतिविधियां। प्रश्न संख्या 45। मुद्रास्फीति लेखांकन की CCA विधि किसी संस्तुति का परिणाम है? विकल्प ए, वांडी लैंड्स समिति। विकल्प बी, टेंडल लैंड्स समिति। विकल्प सी, सैंडी लैंड्स समिति। विकल्प डी, मैरी लैंड्स समिति। सही उत्तर है विकल्प सी, सैंडी लैंड्स समिति। उत्तर की व्याख्या। मुद्रास्फीति की चालू लागत लेखांकन विधि। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1975 में गठित सैंडीलैंड समिति, जिसके चेयरपर्सन फ्रांसिस CP सैंडीलैंड्स थे, द्वारा इस विधि का अनुशंसा की गई थी। वस्तुतः ये CCA विधि संपत्तियों के चालू मूल्य पर लेखांकन करने पर बल देती है, न कि ऐतिहासिक या वास्तविक संपत्ति मूल्य पर। इस विधि को चालू क्रय शक्ति के स्थान पर क्रियान्वित किया जाता है। ये विधि इस अवधारणा पर आधारित है कि व्यवसाय और उसकी गतिविधियां निरंतर जारी रहती हैं। प्रश्न संख्या 46। संपूरक उत्पादों के बीच मांग की प्रतिलोच है? विकल्प ए, धनात्मक। विकल्प बी, 0। विकल्प सी, ऋणात्मक। विकल्प डी, अनंत। सही उत्तर है विकल्प सी, ऋणात्मक। प्रश्न संख्या 47। वो सिद्धांत जो व्यापार संतुलन के संबंध में अवमूल्यन के प्रभाव की व्याख्या करता है कहलाता है? विकल्प ए, फिलिप का वक्र सिद्धांत। विकल्प बी, मंडेल टोबिन परिकल्पना। विकल्प सी, जे वक्र सिद्धांत। विकल्प डी, के वक्र सिद्धांत। सही उत्तर है विकल्प सी, जे वक्र सिद्धांत। उत्तर की व्याख्या। जे वक्र नामक आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन 1962 में अमेरिकन समाजशास्त्री जेम्स C. डेविस द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा ह्रास के पश्चात व्यापार घाटा प्रारंभ में बिगड़ जाता है। प्रश्न संख्या 48। वितरण निर्णयों को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय अभिलक्षण या कारक हैं? 1. सरकारी नीति। 2. अर्थव्यवस्था की दशा। 3. सामाजिक सक्रियता। 4. प्रौद्योगिकी एवं अधिसंरचना विकास। 5. वैधानिक प्रावधान। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, केवल 1 और 4। विकल्प बी, केवल 2, 3 और 4। विकल्प सी, केवल 1, 3 और 4। विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 49। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, संसाधनों के प्राप्त करने एवं उनके उचित उपभोग में पूंजी बाजार महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। कथन 2,
पूंजी बाजार वो बाजार है जहां क्रेता एवं विक्रेता वित्तीय प्रतिभूतियों जैसे बॉन्ड, स्टॉक आदि के व्यापार में संलग्न होते हैं। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 50। किसी उत्तोलित फर्म एल का मूल्य क्या होगा यदि इसके पास EBIT किसी अनुत्तोलित फर्म यू रुपए 700 लाख मूल्य वाली के समान हो तथा उसके पास 200 लाख का ऋण एवं MM अप्रोच के अंतर्गत 35% की कर दर हो। विकल्प ए, रुपए 950 लाख। विकल्प बी, रुपए 630 लाख। विकल्प सी, रुपए 770 लाख। विकल्प डी, रुपए 525 लाख। सही उत्तर है विकल्प सी, रुपए 770 लाख। उत्तर की व्याख्या। वैल्यू ऑफ लेवरेज्ड फर्म एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवरेज्ड फर्म प्लस डेट इंटू टैक्स रेट इज इक्वल टू ₹700 लाख प्लस ₹200 to 35% is equal to ₹770 लाख। प्रश्न संख्या 51। डाटा माइनिंग तकनीकों के प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? 1. उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रवृत्तियों की भविष्यवाणी करना। 2. इलेक्ट्रॉनिक डाटा अंतर विनिमय। 3. ग्राहकों की जनांकिकीय सूचना का विश्लेषण करना। 4. ऋण जोखिम विश्लेषण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, केवल 1 और 4। विकल्प बी, केवल 2, 3 और 4। विकल्प सी, केवल 1, 3 और 4। विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 1, 3 और 4। प्रश्न संख्या 52। किसी वस्तु की वार्षिक मांग 3200 इकाई है। इकाई की लागत ₹6 है और समान ढुलाई प्रभार 25% प्रतिवर्ष है। यदि एक खरीद की लागत ₹150 है तो ऑर्डर की संख्या निर्धारित कीजिए। विकल्प ए 3, विकल्प बी 4, विकल्प सी 6, विकल्प डी 800। सही उत्तर है विकल्प बी 4। उत्तर की व्याख्या। आदेशों की संख्या की गणना। वार्षिक मांग बराबर 32 इकाइयाँ ए। प्रति आदेश की लागत बराबर ₹150 प्रति आदेश ओ। लागत प्रति इकाई ₹6। स्कंद रखने की लागत बराबर 25%। प्रति इकाई स्कंद रखने की लागत ₹6 गुणा 25% बराबर ₹1.5 सी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ इज इक्वल टू √2AO अपॉन C बराबर √2 गुणा 3200 गुणा 150 बटे 1.5 बराबर 800 इकाइयाँ। अतः प्रतिवर्ष आदेशों की संख्या बराबर वार्षिक मांग बटे मितव्ययी आदेश मात्रा बराबर 3200 बटे 800 बराबर 4। प्रश्न संख्या 53। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत निम्नलिखित में से व्यापार नीतिगत ढांचा सिद्धांतों की पहचान कीजिए। 1. पारस्परिकता और पारदर्शी। 2. हितकारी और लचीला। 3. अविभेदकारी। 4. बाह्यकारी और प्रवर्तनीय वचनबद्धताएं। 5. संरक्षणात्मक और हितैषी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1 और 4। विकल्प बी केवल 2, 3 और 4। विकल्प सी केवल 1, 3 और 4।
विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1, 3 और 4। प्रश्न संख्या 54। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, माध्य विचलन मानक विचलन का लगभग 80% होता है। कारण आर, चतुर्थक विचलन मानक विचलन का लगभग 2/3 होता है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है विकल्प बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित में कौन सी आय सामान्यतः अन्य स्रोतों से आय मद के अंतर्गत प्रभार्य है? 1. गृह संपत्ति को सब लेट करने से प्राप्त आय। 2. निदेशक शुल्क। 3. भूमि किराया। 4. भारत के बाहर से कृषि से आय। 5. बीमा कमीशन। 6. प्रतिभूतियों के विक्रय से प्राप्त आय। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1, 2, 4 और 5। विकल्प बी केवल 2, 3, 4, 5, 6। विकल्प सी केवल 1, 2, 3, 5, 6। विकल्प डी केवल 1, 2, 3, 4, 5। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1, 2, 3, 4 और 5। उत्तर की व्याख्या। आय के अन्य स्रोत शीर्षक के अंतर्गत निम्नांकित आयों पर कर लगाया जाता है। ऐसे विशिष्ट आय जिस पर अन्य शीर्षकों के अंतर्गत कर नहीं लगाया गया हो: घुड़दौड़, लॉटरी, खेल, क्रॉसबर्ड, ताश, जुआ आदि से प्राप्त होने वाली आय, घरेलू कंपनी से रुपए 10 लाख से अधिक प्राप्त लाभांश, कर योग्य उपहार, अन्य व्यावसायिक लाभ जो व्यवसाय या पेशे से लाभ शीर्षक में करभार हेतु सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 56। मूल्य विभेदन के लिए आवश्यक शर्तों को चिन्हित कीजिए। 1. बाजारों में अपूर्ण प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। 2. बाजारों को पृथक्करणीय होना चाहिए। 3. विभेदीकृत उत्पाद और फर्मों के बीच परस्पर निर्भरता। 4. विभिन्न बाजारों में मांग की लोच भिन्न होनी चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1 और 4। विकल्प बी केवल 2, 3 और 4। विकल्प सी केवल 1, 3 और 4। विकल्प डी उपर्युक्त सभी। केवल 1, 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1, 2 और 4। उत्तर की व्याख्या। मूल्य विभेद नीति के लिए आवश्यक शर्तें: अपूर्ण प्रतियोगिता का होना आवश्यक, एकाधिकारी विक्रेता का होना आवश्यक, राशि पालन की स्थिति जरूरी, विभेदात्मक वस्तुओं का होना आवश्यक, एकाधिकारी द्वारा बनावटी विभेद सृजित करना, लघु आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भिन्न भिन्न कीमत वसूल करना आदि। पृष्ठ संख्या 187। प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भारतीय वित्तीय तंत्र के ढांचे से संबंधित नहीं है? 1. दलालीपूर्ण सेवा या कटौती हो सकती है। 2. वित्तीय तंत्र धन, ऋण और वित्त से संबंधित है। ये तीनों पद एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हुए भी कुछ कुछ अलग अलग हैं। 3. आवासीय वित्त का संबंध जोखिम पूंजी के लिए वित्त प्रदान करने से होता है। 4. वित्तीय उपकरणों को
परिसंपत्ति वर्ग के आधार पर विभाजित किया जा सकता है, जो इस पर निर्भर करता है कि वे ऋण आधारित हैं या इक्विटी आधारित। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1, 3 और 4, विकल्प बी केवल 2 और 4, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी केवल 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 3। प्रश्न संख्या 58। यदि किसी समूह का सदस्य कोई व्यक्ति प्रतिस्पर्धा आयोग के सामने झूठा बयान देता है तो इसके लिए अर्थदंड है। विकल्प ए 20 लाख से 50 लाख, विकल्प बी 50 लाख से 1 करोड़, विकल्प सी 8 लाख से 10 लाख, विकल्प डी 70 लाख से 1 करोड़। सही उत्तर है विकल्प बी 50 लाख से 1 करोड़। प्रश्न संख्या 59। सामान्यतः निम्नलिखित में से किस कार्य निष्पादन मूल्यांकन तकनीक में किसी मूल्यांकन केंद्र में कर्ता के स्वमूल्यांकन का उसका उत्तरवर्ती कार्य निष्पादन से नकारात्मक मिलान किया जाता है? विकल्प ए अधीनस्थों द्वारा मूल्यांकन, विकल्प बी 360 डिग्री फीडबैक, विकल्प सी स्वरेटिंग, विकल्प डी समकक्षों द्वारा मूल्यांकन। सही उत्तर है विकल्प सी स्वरेटिंग। प्रश्न संख्या 60। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट व्यवसाय फर्म के उद्देश्य। ए दीर्घकालिक उत्तरजीविता, बी विक्रय राजस्व को अधिकतम करना, सी फर्म की वृद्धि दर को अधिकतम करना, डी प्रबंधकीय उपयोगिता प्रकार्य को अधिकतम करना। सूची सेकंड अर्थशास्त्री। 1 मैरिस रॉबिन, 2 विलियमसन डी.ई, 3 रॉथ सचाइल्ड के.डब्ल्यू, 4 बॉमोल डब्ल्यू.जे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए A1, B4, C2, D3, विकल्प बी A3, B2, C4, D1, विकल्प सी A4, B3, C1, D2, विकल्प डी A3, B4, C1, D2। सही उत्तर है विकल्प डी A3, B4, C1, D2। प्रश्न संख्या 61। अवयस्क ए अपनी अवयस्कता के दौरान बी से रुपये 4,000 ऋण लेता है। वयस्क होने पर वो बी के पास रुपये 3,000 का अतिरिक्त ऋण लेने के लिए आवेदन करता है। बी ये ऋण दे देता है और ए से दोनों ऋणों के लिए रुपये 7,000 का संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र लेता है, तो इसे माना जाएगा। विकल्प ए व्यर्थ संविदा, विकल्प बी वैध संविदा, विकल्प सी गैर कानूनी संविदा, विकल्प डी एक पक्षीय संविदा। सही उत्तर है विकल्प बी वैध संविदा। प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित में से कौन सी म्यूचुअल फंड की एक विशेषता नहीं है? विकल्प ए सतत निवेश प्रक्रिया, विकल्प बी दृढ़ निधि प्रबंधन, विकल्प सी ब्याज दरों में विविधता, विकल्प डी बेंचमार्क से भिन्नताएं। सही उत्तर है विकल्प सी ब्याज दरों में विविधता। प्रश्न संख्या 63। प्रभावी बाजार विभक्तीकरण की आवश्यकताएं हैं। 1 अभिगम्यता, 2 विभेदीकरण, 3 मापनीय, 4 व्यवहार्यता, 5 प्रतियोगिता की गहनता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, 3 और 5, विकल्प सी केवल 1, 3 और 4, विकल्प डी केवल 1, 3, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1, 3, 4 और 5। प्रश्न संख्या 64। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट सांगठनिक अभिकल्प। ए अधिगम संगठन, बी
सेपेग हैटी संगठन, सी फिशनेट संगठन, डी नेटवर्क संरचना। सूची सेकंड, विशेषताएं। 1. संरचना में नम्यता अथवा संरचना की कमी। 2. समान संगठन के अलग भागों को जोड़ना अथवा समान उद्देश्य की पूरा करने की विभिन्न संगठनों की नेटवर्किंग। 3. संरचना की लगातार परिवर्तन की योग्यता और आंतरिक प्रक्रिया परिवेश के साथ प्रतिपुष्टि स्पष्ट करने के लिए। 4. नम्य, ग्रहण करने योग्य, इसके अंतर्निहित शक्ति का अवधारण करते हुए तेजी से इसे पुनर्व्यवस्थित करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए A1, B4, C2, D3। विकल्प बी A3, B2, C4, D1। विकल्प सी A4, B3, C1, D2। विकल्प डी A3, B1, C4, D2। सही उत्तर है विकल्प डी A3, B1, C4, D2। प्रश्न संख्या 65। तुलन पत्र तिथि के बाद की निम्नलिखित में कौन सी घटना सामान्यतः AS4 तुलन पत्र तिथि के बाद की घटनाएं के आधार पर समायोजक घटना मानी जाएगी? 1. तुलन पत्र की तिथि पर एक ग्राहक की अशोध्यता की स्थिति। 2. निवेशों के बाजार मूल्य में गिरावट। 3. सामान्य लाभांश की घोषणा। 4. तुलन पत्र तिथि के पूर्व खरीदी गई परिसंपत्तियों की लागत का निर्धारण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1, 3 और 4। विकल्प बी केवल 1 और 2। विकल्प सी केवल 2 और 3। विकल्प डी केवल 1 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1 और 4। प्रश्न संख्या 66। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत प्राप्त भुगतान के लिए अधिकतम कर मुक्त सीमा है? विकल्प ए रुपए 4 लाख। विकल्प बी रुपए 5 लाख। विकल्प सी रुपए 8 लाख। विकल्प डी रुपए 10 लाख। सही उत्तर है विकल्प बी रुपए 5 लाख। प्रश्न संख्या 67। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अनुसार उपभोक्ताओं के अधिकारों में निम्नलिखित शामिल हैं। 1. ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के विपणन के विरुद्ध संरक्षण जो जीवन व संपत्ति के लिए जोखिमपूर्ण हैं। 2. प्रतियोगी मूल्य व निम्न लागत गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं का आश्वासन। 3. ये आश्वासन कि उपभोक्ताओं के हितों पर समुचित मंच पर उचित विचार किया जाएगा। 4. उत्पाद, लाभ, विविधता व समता के बहुत प्रयोग हेतु संरक्षण। 5. उत्पाद व सेवाओं की गुणवत्ता, शक्ति, शुद्धता व मूल्य के बारे में सूचित किया जाना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1, 2 और 3। विकल्प बी केवल 2, 3 और 4। विकल्प सी केवल 3, 4 और 5। विकल्प डी केवल 1, 3 और 5। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1, 3 और 5। उत्तर की व्याख्या। उपभोक्ता के मूलभूत अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और 2019 के अनुसार एक उपभोक्ता को निम्न मूलभूत अधिकार उपलब्ध हैं: सुरक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, चयन करने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। पृष्ठ संख्या 188। प्रश्न संख्या 68। व्यवसाय एवं पेशे से होने वाली आय में ह्रास की गणना के चरणों को क्रमबद्ध करें। 1. पिछले साल के अंतिम दिन हर संपत्ति का अपलिखित मूल्य। 2. हर वर्ष के प्रारंभ में हर संपत्ति का मूल्य ज्ञात करें। 3.
वर्ष के दौरान जो संपत्ति बेची या हटाई जाती है उनके संबंध में अवशिष्ट मूल्य यदि कोई हो के साथ प्राप्त धन। 4. वर्ष के दौरान क्रमशः उन संपत्तियों के लिए आवश्यक परिसंपत्तियां जिनसे नई परिसंपत्तियां संबंधित होती हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 2 3 4, विकल्प बी 2 4 3 1, विकल्प सी 1 2 4 3, विकल्प डी 4 2 3 1। सही उत्तर है विकल्प बी 2 4 3 1। प्रश्न संख्या 69। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, विदेशी निवेश आर्थिक विकास में अधिकाधिक भूमिका निर्वाह कर रहा है और घरेलू निवेश रोजगार सृजन व नियति में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। कारण आर, पूंजी के अंतः प्रवाह के विस्तार में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि ने भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है विकल्प बी, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित में से कौन से कथन सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में सत्य है? सही कोड का चयन करें। 1. सूचना के मौलिक अधिकार को प्रचलित करना। 2. उन प्रणालियों व तंत्रों को स्थापित करना जो सूचना को सुगम बनाने में सहायता करते हैं। 3. शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करना। 4. सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार व अक्षमता को न्यूनतम करना तथा शासन और निर्णयन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1 3 और 4, विकल्प बी केवल 1 2 3 और 4, विकल्प सी केवल 1 2 और 3, विकल्प डी केवल 1 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 2 3 और 4। प्रश्न संख्या 71। कोई कर नियोजन जिसका उद्देश्य कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अनुमेय तरीके से कर देयता में कमी लाना होता है, उसे कह सकते हैं। विकल्प ए कर नियोजन, विकल्प बी कर परिहार, विकल्प सी कर वंचना, विकल्प डी कर प्रबंधन। सही उत्तर है विकल्प बी कर परिहार। उत्तर की व्याख्या। कर परिहार को कानूनी रूप से कर टालना भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक करदाता द्वारा वैधानिक व्यवस्था का फायदा उठाते हुए अपने कुल कर दायित्व को कम किया जाता है। कर परिहार के लिए निम्नांकित उपाय अपनाए जाते हैं। पेंशन योजनांतर्गत अंशदान करना, पंजीकृत राजनीतिक दल या धार्मिक प्रन्यास को चंदा या दान देना, केंद्र सरकार की बचत योजनाओं में विनियोग करना, कर छूटें प्राप्त करना आदि। प्रश्न संख्या 72। मकान किराया भत्ते में छूट निम्नलिखित कारकों पर निर्भर है। 1. भुगतान किया गया किराया। 2. निवास स्थान। 3. वेतन। 4. प्राप्त मकान किराया भत्ता। 5. उचित किराया। 6. बाजार किराया। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1 3 और 4, विकल्प बी केवल 1 2 3 और 4,
विकल्प सी केवल 1, 2, 5 और 6। विकल्प डी केवल 1, 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1, 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या 73। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट ए धारा 80 ई, बी धारा 80 जीजी, सी धारा 80 जीजीए, डी धारा 80 ई। सूची सेकंड। 1. भुगतान किए गए किराए के संबंध में कटौती। 2. वैज्ञानिक शोध हेतु विशेष दानों के संबंध में कटौती। 3. निवास के मकान हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती। 4. उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए A1, B4, C2, D3। विकल्प बी A3, B2, C4, D1। विकल्प सी A4, B3, C1, D2। विकल्प डी A3, B1, C2, D4। सही उत्तर है विकल्प डी A3, B1, C2, D4। प्रश्न संख्या 74। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट ए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, बी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, सी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, डी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सूची सेकंड। 1. 1944, 2. 1967, 3. 1956, 4. 1960। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए A1, B4, C2, D3। विकल्प बी A3, B2, C4, D1। विकल्प सी A4, B3, C1, D2। विकल्प डी A3, B4, C2, D1। सही उत्तर है विकल्प डी A3, B4, C2, D1। प्रश्न संख्या 75। इनमें से कौन ग्रामीण बाजार के विषय में सही नहीं है? विकल्प ए ये आवश्यक नहीं है कि प्रिंट मीडिया ग्रामीण बाजार में भी प्रभावकारी हो। विकल्प बी ग्रामीण ग्राहक मूल्य संवेदनशील होता है। विकल्प सी विज्ञापन प्रति में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। विकल्प डी उत्पाद सरल हो और उसके उपयोग एवं रख रखाव में आसानी हो। सही उत्तर है विकल्प ए ये आवश्यक नहीं है कि प्रिंट मीडिया ग्रामीण बाजार में भी प्रभावकारी हो। प्रश्न संख्या 76। ए भारत का निवासी है जिसकी उम्र 60 वर्ष है और जिसे गत वर्ष 2019-20 में कृषि से आय रुपए 5 लाख और गैर कृषि आय रुपए 3 लाख हुई। ए की कर देयता क्या है? विकल्प ए रुपए 72,000। विकल्प बी रुपए 72,100। विकल्प सी रुपए 2,600। विकल्प डी 0। सही उत्तर है विकल्प डी 0। उत्तर की व्याख्या। ए की कर देयता आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे व्यक्तिगत निवासी करदाता जिनकी आयु विगत वर्ष 2019-20 में 60 या 60 वर्ष से अधिक है किंतु 80 वर्ष से कम है तो उनकी कर देयता की गणना निम्नानुसार ढंग से की जाती है। रुपए 3 लाख तक की आय पर 0 कर, रुपए 3 लाख 1 से रुपए 5 लाख तक, रुपए 3 लाख से अधिक कुल आय पर 5% की दर से कर, रुपए 5 लाख 1 से रुपए 10 लाख तक, रुपए 10,000 प्लस रुपए 5 लाख से अधिक आय पर 20% की दर से कर, रुपए 10 लाख से ऊपर रुपए 1,10,000 प्लस रुपए 10 लाख से अधिक आय पर 30% की दर से कर।
पृष्ठ संख्या 189। प्रश्न संख्या 77। पेटेंट प्रदान करने की निम्नलिखित प्रक्रिया को समुचित क्रमानुसार लगाएं। 1. वास्तविक व प्रथम स्वामी प्रारूप फर्स्ट में आवेदन करेगा और वास्तविक स्वामी का विधिक प्रतिनिधि प्रारूप सेकंड में आवेदन करेगा। 2. आवेदन तिथि के 12 माह के भीतर ₹50 के शुल्क के साथ संपूर्ण विनिर्देशन भरा जाएगा। 3. वास्तविक होने का दावा करने वाला कार्य का प्रथम अन्वेषक और प्रथम स्वामी अथवा उसका विधिक प्रतिनिधि। 4. प्रत्येक अन्वेषण के पेटेंट के लिए अलग से आवेदन किया जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 4 3 2, विकल्प बी 3 4 1 2, विकल्प सी 2 1 4 3, विकल्प डी 2 4 3 1। सही उत्तर है विकल्प बी 3 4 1 2। प्रश्न संख्या 78। वैधता का एक प्रकार जो ये प्रदर्शित करता है कि परीक्षण के स्कोर अर्थात पूर्वानुमान कार्य निष्पादन पर आधारित है कहा जाता है। विकल्प ए परीक्षण वैधता, विकल्प बी निकष वैधता, विकल्प सी विषय वैधता, विकल्प डी निर्मित वैधता। सही उत्तर है विकल्प बी निकष वैधता। प्रश्न संख्या 79। घरेलू कीमतों को कम किए बिना किसी वस्तु के अप्रत्याशित और अस्थायी आधिक्य का भार कम करने के लिए विदेशों में कम कीमत पर वस्तु के यदाकदा विक्रय को कहते हैं। विकल्प ए सतत राशिपातन, विकल्प बी शिकारी राशिपातन, विकल्प सी निर्यात छूट, विकल्प डी कदाचनिक राशिपातन। सही उत्तर है विकल्प डी कदाचनिक राशिपातन। प्रश्न संख्या 80। साझेदारी प्रतिष्ठान की परिसंपत्तियों का जिनमें विघटन के समय पूंजी की भरपाई करने के लिए साझेदारों द्वारा योगदान की गई राशियां सम्मिलित हैं, निम्नलिखित प्रकार व क्रम से प्रयोग होगा। 1. पूंजी से भिन्न प्राप्य अग्रिम राशियों को हर साझेदार को दर के अनुसार भुगतान न करना। 2. पूंजी के जन्य प्राप्य राशि के हर साझेदार को दर के अनुसार भुगतान करना। 3. अन्य पक्षों को प्रतिष्ठान के ऋणों का भुगतान करना। 4. साझेदारों के बीच उस अनुपात में विभाजित करना जिसमें वे लाभ का हिस्सा प्राप्त करने के हकदार थे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1 4 3 2, विकल्प बी 3 4 1 2, विकल्प सी 2 1 4 3, विकल्प डी 3 1 2 4। सही उत्तर है विकल्प डी 3 1 2 4। प्रश्न संख्या 81। स्किमिंग अर्थात मलाई उतारने वाली मूल्य निर्धारण कार्य नीति परिणामदायक होती है। 1. जब बाजार का आकार बड़ा हो और बाजार बढ़ रहा हो। 2. जब उत्पाद को समाज में ग्राहक की प्रस्थिति को बढ़ाने वाला माना जाता हो। 3. जब प्रतिष्ठान प्रवेश रणनीति के रूप में इसका प्रयोग करता हो। 4. जब लक्ष्य बाजार उत्पाद की गुणवत्ता का संबंध उसकी कीमत से स्थापित करता हो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 4, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी केवल 1 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 4। उत्तर की व्याख्या। मलाई उतार कीमत पॉलिसी अर्थात स्किमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। इस नीति का प्रयोग एक विनिर्माता द्वारा उस समय किया जाता है जब वो प्रारंभिक बाजार प्रवेश की स्थिति में ही अत्यधिक लाभार्जन करना चाहता है। इसके लिए वो शुरू में ही अत्यधिक कीमत सुनिश्चित करते हुए लाभार्जन कर लेता है, अर्थात
जब तक दूसरा आपूर्तिकर्ता बाजार में नहीं आता है तब तक वो लाभार्जन करके बाजार की क्रीम उतारने में सफल हो जाता है। नवीन प्रतिस्पर्धियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ वो विनिर्माता भी अपने उत्पाद की कीमत धीरे धीरे कम कर देता है या अन्य उत्पाद बनाकर पुनः मलाई उतार नीति अपनाना शुरू कर देता है। उल्लेखनीय है कि ऐसी कीमत नीति का अनुसरण करने वाले विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता अल्पकाल में ही ज्यादा लाभार्जन की इच्छा रखते हैं, अर्थात ये दीर्घकालीन लक्ष्यों के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 82। निम्नलिखित देशों को WTO बजट 2022 में उनके अंशदान के अनुसार आरोही क्रम में लगाएं। 1 चीन, 2 जापान, 3 जर्मनी, 4 संयुक्त राज्य अमेरिका, 5 यूनाइटेड किंगडम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 1, 2, 4, 5 और 3, विकल्प बी 4, 1, 2, 5 और 3, विकल्प सी 5, 2, 3, 1 और 4, विकल्प डी 4, 1, 2, 3 और 5। सही उत्तर है विकल्प सी 5, 2, 3, 1 और 4। प्रश्न संख्या 83। धनात्मक विषय वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 मध्यमान बड़ा है, माध्यिका बड़ी है बहुलक से। 2 मध्यमान छोटा, माध्यिका से माध्यिका छोटी बहुलक से। 3 Q3 माइनस माध्यिका छोटी माध्यिका माइनस Q1। 4 Q3 माइनस माध्यिका बड़ी माध्यिका माइनस Q1। 5 मध्यमान बराबर माध्यिका बराबर बहुलक। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1 और 4, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2, 3 और 4, विकल्प डी केवल 2, 3, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 4। प्रश्न संख्या 84। 1% बट्टा दर है जिसका प्रयोग उन पूंजी निवेश मूल्यांकनों में किया जाता है जिसके अंतर्गत परियोजना लागत और इसके भावी रोकड़ अंतर प्रवाहों को समानता के स्तर पर लाया जाता है। विकल्प ए लेखा प्रतिफल दर, विकल्प बी आंतरिक प्रतिफल दर, विकल्प सी लाभ प्रदाता सूचकांक, विकल्प डी निबल वर्तमान मूल्य। सही उत्तर है विकल्प बी आंतरिक प्रतिफल दर। प्रश्न संख्या 85। प्रबंधन लेखांकन सूचना का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए होता है? 1 मापन, 2 नियंत्रण, 3 लेन देनों का अभिलेखन, 4 वैकल्पिक चयन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी केवल 1, 2 और 4, विकल्प डी केवल 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1, 2 और 4। प्रश्न संख्या 86। यदि कोई व्यक्ति पेशा कर रहा हो तो पेशे से सकल प्राप्तियां कितने से अधिक होने पर कर अंकेक्षण अनिवार्य होती है? विकल्प ए रुपए 1 करोड़, विकल्प बी रुपए 40 लाख, विकल्प सी रुपए 60 लाख, विकल्प डी रुपए 50 लाख। सही उत्तर है विकल्प डी रुपए 50 लाख। उत्तर की व्याख्या। कर अंकेक्षण अर्थात टैक्स ऑडिट से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44A(b) में की गई है। इस धारा के अनुसार यदि किसी पेशे या पेशेवर व्यक्ति की आय संबंधित वर्ष के दौरान रुपए 50 लाख से अधिक होती है तो उसके लिए कर अंकेक्षण अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 87।
निम्नलिखित में से कौन सी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन उपागम के संबंध में सही नहीं है? विकल्प ए, वस्तु सूची सारणी में संयुक्त कमी। विकल्प बी, प्रतिस्पर्धा एवं जोखिम के फैलाव के लिए आपूर्तिकर्ताओं की वृद्धि। विकल्प सी, लंबी अवधि में जोखिम एवं प्रतिफल में साझेदारी। विकल्प डी, बाजार तक पहुंचने के लिए कंपनियों द्वारा विभिन्न परिवहनों का प्रयोग। सही उत्तर है विकल्प बी, प्रतिस्पर्धा एवं जोखिम के फैलाव के लिए आपूर्तिकर्ताओं की वृद्धि। प्रश्न संख्या 88, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट विज्ञापन एजेंसी 2020 में ए, O&M ओगिलवी एंड मैथर, बी, मैककान एरिक्सन, सी, त्रिकाया ग्रे, डी, JWT हिंदुस्तान थॉम्पसन एसोसिएट। सूची सेकंड ब्रांड 1 मास्टरकार्ड, 2 नेस्ले, 3 कैडबरी, 4 प्रॉक्टर एंड गैम्बल। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, A1, B4, C2, D3। विकल्प बी, A3, B2, C4, D1। विकल्प सी, A4, B3, C1, D2। विकल्प डी, A3, B1, C4, D2। सही उत्तर है विकल्प डी, A3, B1, C4, D2। पृष्ठ संख्या 190। प्रश्न संख्या 89, विस्तारित लक्ष्य जो लोगों को वर्तमान गतिविधियों में सफलता के उच्चतर स्तरों को प्राप्त करने की चुनौती देते हैं, क्या कहे जाते हैं? विकल्प ए, नियंत्रण विस्तारित लक्ष्य। विकल्प बी, समूह विस्तारित लक्ष्य। विकल्प सी, ऊर्ध्वाधर विस्तारित लक्ष्य। विकल्प डी, क्षैतिज विस्तारित लक्ष्य। सही उत्तर है विकल्प सी, ऊर्ध्वाधर विस्तारित लक्ष्य। प्रश्न संख्या 90, याचिका प्रस्तुत किए जाने पर कोई न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किन आधारों पर किसी कंपनी के समापन का आदेश दे सकता है? सही कोड इंगित कीजिए। 1, समापन के लिए विशेष संकल्प का पारित होना। 2, कपटपूर्ण तरीके से कार्य संचालन। 3, सदस्यता में कमी। 4, ऋण अदायगी में अक्षमता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, केवल 1, 2 और 3। विकल्प बी, केवल 1, 2 और 4। विकल्प सी, केवल 1, 2, 3 और 4। विकल्प डी, केवल 1, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 1, 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या 91 से 95 तक के लिए निर्देश। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और तत्पश्चात इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। कोविड-19 के प्रभाव से उबरकर स्वास्थ्य लाभ पाते हुए भारत ने डिजिटल क्षेत्र में निवेश से बढ़ावा पाकर 13% की वृद्धि दर प्राप्त की। अवसंरचना व ऊर्जा समझौतों से भी भारत में M&A को सहारा मिला। परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में भारत 2020 में 13% वृद्धि प्राप्त कर सका। वैश्विक विफलता के बीच चीन ही ऐसा अन्य देश है जिसने उल्लेखनीय FDI वृद्धि प्रदर्शित की है। व्यापार व विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन अंकटाड द्वारा जारी इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर के अनुसार 2020 में वैश्विक FDI में 42% की गिरावट आई और वही 2019 में 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर अनुमानित 859 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गई। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के निराशाजनक वर्ष में भारत और चीन ही 2 प्रमुख बहिर्वासी थे। भारत ने डिजिटल क्षेत्र में निवेश से बढ़ावा पाकर सकारात्मक वृद्धि 13% प्राप्त की। इस क्षेत्र में
विशेष पर अधिग्रहण के जरिए निवेश जारी रहा। सीमा पारीय M और A में 83% वृद्धि हुई और ये $27 बिलियन हो गया। अवसंरचना व ऊर्जा समझौतों से भी भारत में M और A समझौतों को सहारा मिला। भारत व तुर्की विशेषकर ई-वाणिज्य प्लेटफॉर्म, डेटा प्रसंस्करण सेवाओं और डिजिटीय भुगतान सहित IT परामर्शी और डिजिटीय क्षेत्रों में अच्छी संख्या में समझौते कर रहे हैं। ICT और फार्मा क्षेत्र में अलग अलग देश के रूप में एशिया का महाकाय देश चीन FDI प्राप्तकर्ता देश के रूप में दुनिया में प्रथम रहा और वहां ये 4% से बढ़कर $163 बिलियन हो गया। उच्च प्रौद्योगिकीय उद्योगों में 2020 में 11% की वृद्धि हुई और सीमा पारीय M और A में 54% की वृद्धि हुई। यद्यपि उनकी निवेश गतिविधियों में 2020 के आरंभ में मंदी आई, तथापि अब वे निम्न ब्याज दरों और बाजार मूल्य में वृद्धि का लाभ उठाकर विस्तार के लिए समुद्र पारीय बाजारों में परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और संकट से प्रभावित प्रतिद्वंदी व लघु नवीकारी कंपनियों के अधिग्रहण के लिए तत्पर हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 91। निम्नलिखित में से चीन के संबंध में कौन सा सही नहीं है? विकल्प A, FDI अंतः प्रवाह में 4% की वृद्धि हुई है। विकल्प B, अंतर्राष्ट्रीय M और A में 54% की वृद्धि हुई है। विकल्प C, ICT और फार्मा क्षेत्र में उच्चतम FDI। विकल्प D, अर्थव्यवस्था का आकार $1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। सही उत्तर है विकल्प D, अर्थव्यवस्था का आकार $1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। प्रश्न संख्या 92। भारत में FDI के अंतः प्रवाह और वैश्विक FDI प्रवाह में वार्षिक वृद्धि या गिरावट क्रमशः निम्न रही है। विकल्प A, 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर व 163 बिलियन अमेरिकी डॉलर। विकल्प B, 13% और -42%। विकल्प C, -4% और 11%। विकल्प D, आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सही उत्तर है विकल्प B, 13% और -42%। प्रश्न संख्या 93। ICT व फार्मा क्षेत्र में FDI प्रवाह के संदर्भ में विश्व में किस देश का प्रदर्शन सर्वोत्तम रहा है? विकल्प A, भारत। विकल्प B, अमेरिका। विकल्प C, इजराइल। विकल्प D, चीन। सही उत्तर है विकल्प D, चीन। प्रश्न संख्या 94। भारत और तुर्की में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अच्छी संस्था में समझौते हो रहे हैं? विकल्प A, समग्र उत्पादन। विकल्प B, IT परामर्शी व डिजिटीय क्षेत्र। विकल्प C, फार्मा व सहयोगी क्षेत्र। विकल्प D, GDP व प्रति व्यक्ति आय। सही उत्तर है विकल्प B, IT परामर्शी व डिजिटीय क्षेत्र। प्रश्न संख्या 95। गद्यांश में लेखक के मतानुसार विस्तार के लिए समुद्र पारीय बाजारों में परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए निम्नलिखित में से किससे सहायता मिली है? विकल्प A, निम्न ब्याज दर और बढ़ते हुए बाजार मूल्य। विकल्प B, निम्न प्रति व्यक्ति आय और उच्च संसाधन। विकल्प C, आकर्षक बाजार व समुद्र पारीय मूल्यांकन। विकल्प D, सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकारी समर्थन व प्रोत्साहन। सही उत्तर है विकल्प A, निम्न ब्याज दर और बढ़ते हुए बाजार मूल्य। प्रश्न संख्या 96 से 100 तक के लिए निर्देश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और प्रश्न के उत्तर दें। प्रबंधन सिद्धांतों से संगठनों को ध्यान केंद्रण, संप्रेषण व विकास में सहायता मिलती है। कार्यस्थल पर प्रबंधन सिद्धांत के प्रयोग से नेतृत्व अपने मुख्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। जब कोई प्रबंधन शैली या सिद्धांत
कार्यान्वित किया जाता है तो वो स्वयं ही संगठन की शीर्ष प्राथमिकताओं को व्यवस्थित कर देता है। प्रबंधन सिद्धांत से हम अपने सहयोगियों से बेहतर संवाद कर पाते हैं, जिससे पुनः हम अधिक सक्षमता पूर्वक काम कर पाते हैं। प्रबंधन सिद्धांत को समझने से प्रबंधन शैलियों और लक्ष्यों की मूल अवधारणाएं बनाई जा सकती हैं और इससे किसी संगठन के अंदर होने वाली दैनिक बैठकों के दौरान समय बच सकता है। सिद्धांतों की अपनी सीमा होती है और प्रबंधन सिद्धांत कोई अपवाद नहीं है। एक ही झोली में सभी समा जाएं, जैसा कोई प्रबंधन सिद्धांत नहीं है। ऐसा संभव है कि जो एक संगठन के लिए कारगर हो वो दूसरे के लिए उपयुक्त न हो। इसलिए जब एक सिद्धांत किसी विशेष स्थिति में ठीक न बैठे तो आवश्यक है कि नए सिद्धांत के विकल्प को तलाशा जाए तो नई व अधिक प्रयोज्य दिशा में ले जाए। जबकि कुछ सिद्धांत समय की कसौटी पर खरे उतर सकते हैं, अन्य सिद्धांतों के अप्रासंगिक हो जाने की संभावना है और उनके स्थान पर नए सिद्धांत विकसित होंगे। 18वीं सदी के अंत के वर्षों से 20वीं सदी के प्रारंभ के वर्षों तक औद्योगिक क्रांति कार्यस्थल में असाधारण परिवर्तन लेकर आई और हमेशा के लिए उसे कंपनियों की कार्यप्रणाली को रूपांतरित कर दिया। औद्योगिक क्रांति के साथ बेहतर और तीव्रतर टेक्नोलॉजी आई, जिससे कंपनियां पहले किसी भी समय से अधिक सक्षमता पूर्वक कार्य का निष्पादन करने लगीं और उनकी उत्पादन क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई। मांग की आपूर्ति करने के लिए कंपनी नेतृत्व को सुनिश्चित करना पड़ा कि कर्मचारी उत्पादक हों। पृष्ठ संख्या 191। प्रश्न संख्या 96। गद्यांश के आधार पर नेतृत्व को अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में किससे सहायता मिलती है? 1. प्रबंधन सिद्धांत। 2. संगठनात्मक संरचना। 3. अंतरवैयक्तिक संबंध। 4. प्रभावकारी मानव संसाधन नीतियां। 5. सरकारी दिशा निर्देश। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपर्युक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1, 2 और 3। विकल्प बी केवल 2, 3 और 4। विकल्प सी केवल 1 और 2। विकल्प डी केवल 1। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1। प्रश्न संख्या 97। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 प्रबंधन व्यवसाय लक्ष्यों को प्राप्त करने का अंतिम उपकरण है। कथन 2 वो प्रबंधन ही था जिसने औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किया। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प सी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। प्रश्न संख्या 98। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए औद्योगिक क्रांति के साथ बेहतर और तीव्रतर टेक्नोलॉजी आई, जिससे कंपनियां पहले किसी भी समय से अधिक सक्षमता पूर्वक कार्य का निष्पादन करने लगीं और उनकी उत्पादन क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई। कारण आर मांग की आपूर्ति करने के लिए कंपनी नेतृत्व को ये सुनिश्चित करना पड़ा कि कर्मचारी उत्पादक हों। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प डी ए गलत है लेकिन आर
सही है। सही उत्तर है विकल्प बी, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 99। अनुच्छेद में एक ही झोली में सभी समा जाएं जैसा कोई प्रबंधन सिद्धांत नहीं है का अर्थ क्या है? 1. प्रबंधन सिद्धांत बदलते रहते हैं। 2. भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए भिन्न भिन्न सिद्धांत हैं। 3. प्रबंधन सिद्धांतों के बिना व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता है। 4. प्रबंधन सिद्धांत अवैज्ञानिक होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपर्युक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी केवल 1 और 2, विकल्प डी केवल 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 2। प्रश्न संख्या 100। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? विकल्प ए औद्योगिक क्रांति व्यवसाय प्रचालनों में एक निर्णायक मोड़ थी। विकल्प बी प्रबंधन सिद्धांत हमेशा बदलते रहते हैं। विकल्प सी उत्तम प्रबंधन से संवाद का प्रवाह बेहतर हो जाता है। विकल्प डी प्रबंधन हमेशा सीधी रेखा में चलता है। सही उत्तर है विकल्प डी प्रबंधन हमेशा सीधी रेखा में चलता है। पृष्ठ संख्या 192। पृष्ठ संख्या 192 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 193। पृष्ठ संख्या 193 पर भी इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 194।